हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए बच्चों, हम लोगों ने अपना चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 3। चैप्टर 2 के अंदर बच्चों हमारा एक टॉपिक रह गया था, कंपोजिट सप्लाई। हम लोग जब शेड्यूल 2 पढ़ रहे थे उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कंपोजिट सप्लाई हमारा 6 पॉइंट, वो हमने छोड़ दिया था। इसलिए क्योंकि हमारा जो चैप्टर 3 है का नाम ही कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। चैप्टर 3 के अंदर वो चीज बाय डिफॉल्ट कंप्लीट हो जाएगी, कवर हो जाएगी, आपको टेंशन नहीं। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर 3। चैप्टर 3 का आखिर नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। हमें यह देखना है कि आखिर कंपोजिट सप्लाई क्या होती है और मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ देता हूं, है ना। अब देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए आप कि आपका कंपोजिट सप्लाई है या आपका मिक्स्ड सप्लाई। चाहे से आपका कंपोजिट सप्लाई है चाहे से आपका मिक्स्ड सप्लाई, दोनों के अंदर एक से ज्यादा गुड्स का एक ग्रुप बनाकर बेचा जा रहा है, उसे बोला जा रहा है कंपोजिट सप्लाई या फिर मिक्स्ड। अरे ये मेरी बात यहां तक आप अब मैंने आपको बोला कंपोजिट सप्लाई के अंदर भी एक से ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक ग्रुप बनाकर बेचा जा रहा है। मिक्स्ड सप्लाई के अंदर भी एक से ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ग्रुप बनाकर बेचा जा रहा है। दोनों के अंदर ग्रुप बनाकर बेचा जा रहा है। फिर डिफरेंस क्या है? देखिए, कंपोजिट सप्लाई तो है लव मैरिज। कंपोजिट सप्लाई क्या है? कंपोजिट सप्लाई है लव मैरिज। रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी। और मिक्स्ड सप्लाई जो है वो है अरेंज मैरिज, और वो है अरेंज मैरिज। जबरदस्ती बना दी जोड़ी, जबरदस्ती बना दी गई जोड़ी। मतलब कंपोजिट सप्लाई के अंदर जो ग्रुप बनाया जाता है गुड्स का, वो गुड्स हैं जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए एंसिलरी है। उनमें एक मेन प्रोडक्ट है और बाकी के दूसरे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको कोई पर्सन इंडिविजुअली सेपरेटली ना के बराबर खरीदना स्टार्ट करता हो। आप इसमें एक बात समझ लीजिएगा बच्चों, ये चैप्टर मैं आपको आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले एक बात समझ लीजिए। अगर ये कंपोजिट सप्लाई के अंदर मैं जो प्रोडक्ट्स आपको बताऊंगा, मिक्स्ड सप्लाई के अंदर जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, वो यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब, अगर मैं कल को आपसे ये बोलूं कि देखो कंपोजिट सप्लाई के अंदर तो वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो एक दूसरे से एंसिलरी होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उनमें एक प्रोडक्ट मेन होता है, बाकी के उसके सब एलिमेंट होते हैं। और वो बाकी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कोई पर्सन इंडिविजुअली खरीदना प्रेफर नहीं करेगा, इंडिविजुअली नहीं खरीदेगा। अब आप बोलोगे नहीं सर, हमारे हम तो रहते हैं साउथ में, हम तो रहते हैं महाराष्ट्र में, हम तो रहते हैं पंजाब में, हम तो रहते हैं यूपी में, हमारे यहाँ तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको अलग से भी खरीदा जाता है। मैं कोई यूनिवर्सल बात नहीं कर रहा हूं। जो कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई के अंदर हम जिन प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो एज इट इज हर जगह पर ऐसे ही रहेंगे। जगह के हिसाब से सिनेरियो चेंज भी हो जाता है, लोगों की प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज हो जाता है। अरे मेरी बात समझ में, आप इसको एक कॉमन सेंस में समझते हुए चलिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, आप गए किसी दुकान पे समोसा खाने के लिए, है ना। आप गए किसी दुकान पर, देखो समोसा खाने के लिए, तो आप एक बताइए, जब वहां पर आप समोसा खाने के लिए जाओगे दुकान पर, तो वो समोसे के साथ में चटनी देगा आपको? ऑब्वियस है, ये हम मानकर जाते हैं ना, मानकर जाते हैं ना ये बात हम। आप जब समोसा खाने जा रहे हो, कचौड़ी खाने जा रहे हो, तो मानकर जाते हो ना कि यार उसके संग में वो मुझे चटनी तो देगा ही देगा, सॉस तो देगा ही देगा। पेटीज खाने जा रहे हो तो सॉस तो वो मुझे देगा, साथ में वो मुझे एक प्लेट देगा या दोना देगा, पत्तल देगा, कुछ तो देगा मुझे, एक साथ में एक चम्मच स्पून भी देगा। तो आप देखिए मेन एलिमेंट क्या है? मेन एलिमेंट है समोसा। लेकिन जब आप खरीदने के लिए गए तो आपने पहले से ये सोचा हुआ था, आपने ऑलरेडी ये सोचा हुआ था
यार मैं समोसा खाने जा रहा हूं तो मेरे को चटनी भी मिलेगी, मेरे को एक दोना या मेरे को एक प्लेट मिलेगी, कटोरी मिलेगी, मेरे को साथ में स्पून मिलेगा। ये कंपोजिट सप्लाई है। मतलब वो गुड्स जो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। वहां एरिया के जो लोग हैं वहां पर कॉमनली ये माना जाता है कि अगर आप ये चीज लेने जा रहे हो इसके साथ में ये बाय डिफॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पूछने वाली बात नहीं है, ये मिलेगा। कंपोजिट सप्लाई है। मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है? मिक्स्ड सप्लाई होता है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए और उसके साथ में आपको कोई एक दूसरा प्रोडक्ट दिया जा रहा है, लेकिन वो कॉमनली मार्केट में ऐसा नहीं होता है, वो पर्टिकुलर आदमी अपनी सेल बढ़ाने के लिए दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि आप गए फ्रिज खरीदने के लिए, रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए, और साथ में वो आपको कुछ पानी की बोतलें फ्री दे रहा है या पानी की बोतलें साथ में दे रहा है वो आपको। ये मिक्स्ड सप्लाई। ऐसा हर जगह नहीं होता। बताओ कहां होता है? आप रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हो, कौन देता है पानी की बोतलें? नहीं देता है। अच्छा, आप जब खरीदने के लिए भी जाते हो रेफ्रिजरेटर, तो माइंड में ये रख के भी नहीं जाते हो, आप माइंड में ये रखकर भी नहीं जाते हो यार मेरे को पानी की बोतलें साथ में मिलेंगी। कंपोजिट सप्लाई का मतलब है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट साथ में ग्रुप बनाकर आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट एक से ज्यादा ग्रुप बनाकर आपको दिए जा रहे हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो आपको ग्रुप बनाकर आपको दिए जा रहे हैं, उनके अंदर एक मेन प्रोडक्ट है और बाकी के उसके एंसिलरी प्रोडक्ट है, और वो एंसिलरी प्रोडक्ट है जिनको सेपरेटली इंडिविजुअली अलग से कोई खरीदना बहुत कम चांसेस है प्रेफर करेगा। दूसरी बात, जिस एरिया के अंदर हो, जिस लोकेलिटी के अंदर आप हो, वहां पर यह कॉमनली माना ही जाता है, सोच के जाया जाता है आप ये लेने जा रहे हो साथ में ये तो मिलेगा ही मिलेगा। पेटीज खाने के लिए जा रहे हो तो सॉस मिलेगी मिलेगी, समोसा खाने के लिए जा रहे हो तो चम्मच साथ में दोना और ये सब चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। अगर आप मोटरसाइकिल खरीद रहे हो तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप एक शर्ट खरीदने के लिए जा रहे हो तो शर्ट का डिब्बा और एक पॉलीबैग आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये कंपोजिट सप्लाई है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए आज आपके घर में, सपोज कीजिए आज आपके घर में बर्थडे है, सपोज कीजिए आज आपके घर में बर्थडे है और आप गए कहीं पर केक लेने के लिए, है ना, आप गए कहीं पर केक लेने के लिए, तो ऑब्वियस बात है ना कि जब आप केक लेने के लिए जाओगे तो आपके माइंड में चार एक दो चीजें क्लियर रहेंगी कि एक तो मेरे पास में देखो केक आएगा जिसका मैंने ऑर्डर दिया है, वो केक मुझे केक के बॉक्स में मिलेगा। केक ऐसे हाथ में लेके आ जाओगे क्या? चिड़िया चोंच मार गई तो केक हैप्पी बर्थडे हो जाएगा आपका, तो साथ में बॉक्स भी मिलेगा आपको। उसके अलावा कैंडल मिलेगी आपको, है ना, और काटने का चाकू मिलेगा, नाइफ मिलेगा। अब एक बात बताइए, जब आप लेने जाते हो केक तो आप ये ऑब्वियसली सोच के जाते हो ना यार केक के संग में वो कैंडल तो देगा ही देगा, काटने वाला चाकू अपने आप से देगा ही देगा, और बॉक्स मेरे को देगा ही देगा। तो ये तो कंपोजिट सप्लाई है ना, ये तो कंपोजिट हर लोकेलिटी में ऐसा होता ही होता है। अच्छा, आप अलग से कभी केक का बॉक्स खरीदने के लिए जाओगे? केक नहीं खरीद रहे हो, बहुत कम चांस। केक वाला नाइफ खरीदने के लिए जाओगे? ना के बराबर चांस। केक वाली कैंडल खरीदने के लिए जाओगे? कोई रेयर चांस में चला जाए तो बात अलग है, मैं एक नॉर्मल कॉमन पार्लेंस थ्योरी की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता। कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है ऐसे ग्रुप ऑफ गुड्स आपको दिए जा रहे हैं, एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ गुड्स आपको दिए जा रहे हैं जो एक साथ में एक दूसरे से एंसिलरी हैं, जिनके अंदर एक मेन प्रोडक्ट है और बाकी के जो अदर प्रोडक्ट है वो उनसे एंसिलरी है, जिनको अलग से कोई खरीदना बहुत कम ही प्रेफर करेगा। नेचुरली बंडल्ड है वो। मेरे इस शब्द को बड़े ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों। कंपोजिट सप्लाई के अंदर मेन चीज होती है कि जो प्रोडक्ट्स आपको ग्रुप में दिए जा रहे हैं वो नेचुरली बंडल्ड है। नेचुरली बंडल्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बंदा या कोई सप्लायर अपनी सेल बढ़ाने के लिए, अपनी दुकानदारी बिक्री बढ़ाने के लिए जबरदस्ती में उनका एक ग्रुप बना रहा है, ऐसा नहीं है। वो नेचुरली बंडल्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैं आपको इस बात के ना और एग्जाम्पल देता हूं, समझिए। मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं। आप लैपटॉप लेने गए तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है ना कि चार्जर मेरे को साथ में मिलेगा ही मिलेगा। बाय डिफॉल्ट आपको पता है ना चार्जर साथ में मिलेगा ही मिलेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? ऐसा होता ही होता है। आप अगर मान लो शर्ट खरीदने के लिए गए तो शर्ट का बॉक्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर टीवी खरीदने के लिए गए तो आपको रिमोट साथ में मिलेगा ही मिलेगा। नेचुरली बंडल्ड है ना ये तो नेचुरली बंडल्ड है ना।
आज हम ये कॉमनली मानकर चलते हैं कि आप अगर आज मानकर चलिए एक फ्लाइट के टिकट करा रहे हो, ये जयपुर से दिल्ली की टिकट करा रहे हो, तो साथ में आपको खाने का मिलेगा ही मिलेगा, फूड सर्विस आपको मिलेगी ही मिलेगी। आ रही है मेरी बात समझ में यहां तक आपको? ऐसा भी मानते हैं कि अगर हम लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो लैपटॉप का बैग हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर मैं दोबारा से बोलता हूं कि आखिर कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग क्या है, पढ़ो। कंपोजिट सप्लाई लव मैरिज है, रब ने बना दी जोड़ी, नेचुरली बंडल्ड है। वहां के लोग इस बात को माइंड में लेकर चलते हैं ये ग्रुप एक साथ में मिलता ही मिलता है। सेपरेटली उन प्रोडक्ट्स को कोई बहुत कम चांसेस होगा खरीदेगा, अदरवाइज नहीं खरीदता है। वहां लोकेलिटी में ये कॉमन चीज है। अब मैंने आपको बोला देखो लोकेलिटी के हिसाब से चीजें चेंज भी होती है। आज हम नॉर्थ के अंदर है, नॉर्थ में आप कहीं रेस्टोरेंट में गए और कहीं पर आप डोसा खाने के लिए गए, तो वो डोसा के साथ में आपको चटनी देगा, सांभर देगा, वो ठीक है। डोसा के साथ में वो आपको उपमा नहीं देगा, इडली नहीं देगा। लेकिन अगर आप साउथ में चले जाओगे तो साउथ के अंदर आपको डोसा के साथ में उपमा मिलेगा, वो वहां पर नेचुरली बंडल्ड है। आप बोलोगे कि सर नहीं, हमारे लिए तो ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, हमने मांगा डोसा तो इडली क्यों दे रहा है, साथ में उपमा क्यों दे रहा है? जब डोसा देना, यहां एरिया के हिसाब से भी डिपेंड करता है। साउथ के अंदर तो वो नेचुरली बंडल्ड चीज है। अरे मेरी बात समझे, आप नॉर्थ के अंदर जाओगे ना तो आप अलग से बोलोगे नारियल की चटनी दे दे। साउथ के अंदर तो सब्जी के अंदर भी नारियल, रोटी के अंदर भी नारियल की चटनी डलती है। एक्चुअल बात बता रहा हूं, जैसे हमारे यहां पर ये रिफाइंड यूज किया जाता है, सरसों का तेल यूज किया जाता है, साउथ के अंदर तो नारियल का तेल यूज किया जाता है, क्योंकि वहां रोड पे नारियल खड़े रहते हैं। मैं और मेरी मॉम केरला घूमने के लिए गए थे, हम केरला घूमने के लिए गए थे, तो मैंने पूरा प्लान बनाया था, 7-8 दिन का ट्रिप बनाया था, और एक एजेंसी थी उसको मैंने हायर कर लिया था। मतलब कि आपकी गाड़ी आपकी होगी, ड्राइवर आपका होगा, सब जगह आप घुमाओगे, होटल वोटल खाना पीना सब कुछ आपका, पूरा पैसा ले लो मेरे से। अब हम जब पहले दिन केरला गए, हम कोच्चि उतरे, वहां तो मर ही गए हम, गर्मी बहुत ज्यादा, और हर चीज में नारियल। हमने वहां भूख लग रही थी, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट गए, रोटी सब्जी मंगाई, नारियल छोड़ के आ गए ऑन द स्पॉट। मेरे को डर लगने लगा गलत जगह पर लेकर आ गया, मम्मी परेशान होंगी। नेक्स्ट डे फिर जब हम और प्लेसेस पर गए तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें दिल्ली वाला खाना मिला, जयपुर वाला खाना मिला, जो थोड़ा चटपटा और वैसा रहता है हमारा, बिना नारियल की। तो वहां तो नारियल नेचुरली बंडल्ड है। आ रही है मेरी बात समझ में? अब देखिए हम इसका मीनिंग देखते हैं। अब हम एक एक करके मीनिंग देखते हैं। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, कंपोजिट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट फुलफिलिंग फॉलोइंग कंडीशन। मतलब एक सप्लाई होता है जिसमें एक टैक्सेबल पर्सन सप्लायर रेसिपिएंट को कुछ चीजें सप्लाई कर रहा है, कुछ कंडीशन फुलफिल हो रही है। जो सप्लाई की जा रही है वो 2 या उससे ज्यादा गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की जा रही है, मतलब कॉम्बिनेशन बना के सप्लाई। वो जो कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है वो नेचुरली बंडल्ड है, वो नेचुरली बंडल्ड है और एक दूसरे से कंजक्ट है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में देखा जाए तो एक दूसरे से वो चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर आप आज शूज लेने के लिए गए तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो दुकानदार लेस निकाल लेगा, बोलेगा शूज ले जाओ, फीता अगर चाहिए तो अलग से पैसा देना, ऐसा थोड़ी होता है भाई। नेचुरली बंडल्ड है यार, क्या बात कर रहे हो? ऑब्वियस है ना। आज अगर आप शर्ट खरीदने के लिए गए, ऐसा थोड़ी वो शर्ट के बटन निकाल देगा, बोलेगा नेचुरली बंड। आप बोलोगे शर्ट बटन ही नहीं है तो फिर मतलब ही क्या बनता है? आज आप रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट के अंदर मान लीजिए आपने सब्जी मंगाई, तो ऐसा थोड़ी, आपने पनीर की सब्जी मंगाई तो ऐसा थोड़ी वो कच्चा पनीर ला के रख देगा आपको, वो पनीर की सब्जी बने के देगा ना। नेचुरली बंडल्ड है ये चीज। तो कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है जब कोई टैक्सेबल पर्सन, मतलब सप्लायर, सप्लाई कर रहा है लेकिन कॉम्बिनेशन में दे रहा है गुड्स या सर्विसेज को, और जो कॉम्बिनेशन है वो नेचुरली बंडल्ड है, और उनमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है, मतलब एक मेन प्रोडक्ट है, एक या फिर एक मेन सर्विस है, और बाकी के उसके एंसिलरी सर्विसेज है ना। और वो जो एंसिलरी सर्विसेज है बहुत कम चांसेस है उनको कोई सेपरेटली परचेज करे। स्टूडेंट बोलता है सर समझ में आ गया, लेकिन सर अब मेरे कुछ क्वेश्चन है। मैंने कहा क्या क्वेश्चन? बोला सर आपने बोला कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है जिसमें ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं या ग्रुप ऑफ सर्विसेज दी जाती हैं, और जो ग्रुप होता है वो नेचुरली बंडल्ड होता है, आमतौर पर वो बनता ही बनता है, कोई नई बात नहीं है उसके अंदर, और उसमें एक मेन प्रिंसिपल गुड होता है या सर्विस होती है, और बाकी अदर होते हैं, एंसिलरी होते हैं, और जो बाकी अदर होते हैं बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनको कोई सेपरेटली परचेज करेगा। समझ में आ रहा है?
पर एक क्वेश्चन है। मैंने कहा बोलो क्या क्वेश्चन। बोला देखो सर मैं गया था समोसा खाने, ठीक है। बोला सर समोसे के साथ में चटनी भी मिली, वहां एक ये कटोरी दोना भी मिला और एक चम्मच भी मिली। मैंने कहा ठीक है। बोला सर देखो ये जो समोसा के ऊपर जीएसटी है ना ये 12% है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। चटनी के ऊपर 5% है, दोना कटोरी के ऊपर 28% है, चम्मच स्पून के ऊपर 18%। हमारे ऊपर जीएसटी कितने से लगेगा? अरे मुझे एक बात बताओ, जब बिल बन के आएगा आपका, तो क्या बिल के अंदर वो हर चीज का अलग अलग रेट दे रहा है? क्या वो ये बोल रहा है समोसा 10 रुपए, चटनी 1 रुपया, कटोरी 2 रुपया, चम्मच 1 रुपया? क्या वो ऐसा लिख के दे रहा है बिल में आपको? क्या उसने हर चीज का इंडिविजुअल बाइफर्केशन करा है? नहीं करा, नहीं करा, नहीं करा। उसने ना आपको एक ही बार में लिख के दे दिया समोसा 15 रुपए, समोसा 15 रुपए। तो आप बोलोगे लेकिन सर जीएसटी की रेट हर चीज पर अलग अलग है। हाँ, पर इसमें मेन आइटम क्या है? मेन आइटम क्या है सर? इसमें मेन आइटम समोसा, उसका जीएसटी लग जाएगा 12%। लेकिन सर अगर इसने अलग अलग दिया होता, अगर बिल में बाइफर्केशन किया होता, हाँ, तो फिर 10 पे 12% लगता क्योंकि समोसे का रेट है, और फिर चटनी पर 5%, तो फिर अलग अलग लगता। पर नॉर्मली बाइफर्केशन नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली पूरा एक बिल बनाया जाता है और उसके अंदर मेन एलिमेंट जो है उसी का ही नाम लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सपोज कीजिए आप लैपटॉप खरीदने के लिए गए, जैसे सपोज कीजिए आप लैपटॉप खरीदने के लिए गए और लैपटॉप के ऊपर जो जीएसटी है सपोज कीजिए वो 28% है, और चार्जर के ऊपर जो जीएसटी है वो 18%। क्वेश्चन ये आता है कि अब इसमें क्या चार्ज लगेगा, कौन सा जीएसटी लगेगा? अब आप देखो मेन एलिमेंट क्या है। पहली बात तो जब हमारे पास में बिल आया ना उसमें लैपटॉप का ही लिख के आया, ऐसा लैपटॉप और चार्जर की प्राइस अलग अलग नहीं आई, लैपटॉप का लिखकर आया। तो फिर उस केस में जीएसटी क्या लगेगा? उस केस में जीएसटी जो लैपटॉप का 28% है वो दोनों पर लग जाए। इसके अलावा जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल के बारे में बोलूं, सपोज कीजिए कि आप गए थे शर्ट खरीदने, वहां पर शर्ट के साथ में आपको बॉक्स मिल रहा है शर्ट का और पैकिंग की पॉलिथीन मिल रही है आप, और साथ में वो आपने बोला कि मुझे तो 50 शर्ट चाहिए, फलाने एरिया में चाहिए, उस तो वो आपको ट्रांसपोर्ट से भेज रहा है, उसका इंश्योरेंस भी करवा के दे रहा है। अब बॉक्स का अलग जीएसटी है, शर्ट का अलग है, इंश्योरेंस का अलग है, बट मेन एलिमेंट क्या है? शर्ट है, तो आपके ऊपर उतने का जीएसटी लग जाएगा। आप जेठालाल के पास में गए, बोले मेरे को एक टीवी खरीदना है, टीवी के साथ में रिमोट भी आ रहा है, रिमोट के ऊपर जीएसटी अलग है, टीवी के ऊपर अलग है, तो आपके ऊपर कौन सा वाला जीएसटी लगेगा? दोनों पर क्या? तो भाई टीवी की एक ही वैल्यू निकाल के, वो ऐसा तो लिखेगा नहीं टीवी 50,000 की है और रिमोट 5,000 का है, तो अलग अलग लग जाएगा जीएसटी, अगर सेपरेट सेपरेट दिखाया हुआ है बिल में। अदरवाइज तो क्या होगा ना, अदरवाइज तो एक ही पे लगेगा, जो टीवी की रेट है उसी पे लग जाएगा। और एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए आप गए अपनी बुक, अपनी बाइक है आपकी, आप गए आपकी बाइक की सर्विस कराने के लिए, और वहां बाइक की सर्विस में लेबर का चार्ज कुछ लगा, वहां पे ऑयल ऑयल डाला बाइक में उसका चार्ज कुछ लगा, और थोड़ा बहुत कुछ पार्ट्स वार्ट्स लगे उनका चार्ज कुछ, उनका भी चार्ज है। अब अगर जो आपका बिल बन के आया, अब अगर आपका बिल बन के आया सर्विस में, और उसमें उसने हर चीज का अलग अलग दिखाया, लेबर चार्ज इतना है, इस पर इतना जीएसटी, आपका ऑयल इतने रुपए का डला है उस पर ये जीएसटी, ये पार्ट्स डले इस पे ये जीएसटी, तो अलग अलग जीएसटी लगे। पर हम ये मानकर चलते हैं कि हम जब सर्विस कराने के लिए जाते हैं ना, तो हम सर्विस वाले से बोलते हैं कि ले भैया गाड़ी सर्विस कर दे, मैं आ जाऊंगा 2 घंटे बाद में, बता देना कितना पैसा। तो वो टोटल बता देता है कि टोटल भैया आपके 2,000 रुपए लगे और उस पर ये जीएसटी, तो उसमें अलग नहीं लगता, उसमें मेन जो सर्विस वाला है वो जीएसटी लग जाता है, बाकी सबका उसी रेट में लग जाता है। अरे मेरी बात समझ में आता है? स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक की मेरे को बात समझ में आई है, अभी तक आपने कंपोजिट सप्लाई जो बोला वो मुझे समझ में आया, आपने यहां पर हमको एग्जाम्पल दिए वो समझ में आया, लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे। मैंने बोला बताओ क्या क्वेश्चन? बोला सर मैंने सुना है कि जो आपकी कंपोजिट सप्लाई होती है, कंपोजिट सप्लाई के अंदर, कंपोजिट सप्लाई के आपने इतने सारे मीनिंग बताया और इतने सारे आपने कंपोजिट सप्लाई के एग्जाम्पल्स दिए, पर मैंने सुना है कंपोजिट सप्लाई के 2 मेन एग्जाम्पल होते हैं, वो कौन से होते हैं? एक तो होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, ये अभी समझाऊंगा।
और एक होता है रेस्टोरेंट सर्विस। ये दो मेन एग्जाम्पल होते हैं, और जो हमारा चैप्टर 2 के अंदर कंपोजिट सप्लाई हमने छोड़ा था ना, वो इन्हीं दो से रिलेटेड, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एंड रेस्टोरेंट सर्विस। यार ये मेरी बात समझ, इसको समझते हैं बड़े आराम से और बड़े प्यार से, मस्ती से समझिएगा मेरी बात। देखिए, आप एक चीज बताइए मेरे को, आज आपको अपना कोई बिल्डिंग बनाना है, तो आप क्या करते हो ना बेटे, क्या करते हो ना आप, आपके पिताजी, कोई भी, हम खुद क्या करते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और उससे बोलते हैं कि बिल्डिंग बना दो। तो अब वो कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, ध्यान से सुनो, वो कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टर पूरा मटेरियल लेकर आ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टर पूरा मटेरियल लेकर आ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टर अपने एम्प्लॉयज को भी लेकर आ रहा है, काम करने वाले, फिर वो एम्प्लॉयज वहां पर सप्लाई कर रहे हैं, मटेरियल लेकर आ रहे हैं, लगा रहे हैं, और तब जाके बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, तब जाके बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है। अब आप देखो, इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स भी है क्योंकि वो मटेरियल लेकर आए, और सप्लाई ऑफ सर्विस भी है क्योंकि उन्होंने हमें कंस्ट्रक्शन करके दिया। अब हम इसे क्या मानेंगे, अब आप देखिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हुआ, इसमें कॉम्बिनेशन बना ना, कैसा कॉम्बिनेशन बना, एक तो वो मटेरियल लेकर आए प्लस उन्होंने हमें कंस्ट्रक्शन की सर्विस दी, वो बिल्डिंग बना के तैयार कर दी, ये ग्रुप बन गया ना, गुड्स भी, मटेरियल भी आया और सर्विस भी दी, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स भी है और सप्लाई ऑफ सर्विस भी है। बट हम इसको मानेंगे क्या, अब एक बात बताइए, इसमें मेन क्या है, इसमें मेन क्या है, इसमें मेन है कंस्ट्रक्शन। वो जो मटेरियल लेकर आए हम उसको खाएंगे, अपने खाएंगे थोड़ी ना उसको, हम सीमेंट बजरी को खाते थोड़ी ना, क्यों मंगवाया है, क्या पर्पज है उसका, उसका पर्पज है कंस्ट्रक्शन। अगर हमें कंस्ट्रक्शन नहीं कराना होता क्या हम वो मंगवाते, या क्या कंस्ट्रक्शन उनके बिना हो सकता है, नहीं, वो उस कंस्ट्रक्शन के एंसिलरी है। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के अंदर अगर आप देखो तो कॉन्ट्रैक्टर आपके लिए मटेरियल ला रहा है, आपके लिए एम्प्लॉय ला रहा है, और एट द एंड वो आपको सर्विस दे रहा है और आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है। बट और इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स भी है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी है, पर मेन क्या है, मेन है सप्लाई ऑफ सर्विस, वो हमें बनाकर दे रहा है, हमें चाहिए तो वो ना, हम उससे क्या बोलते हैं, भैया तू अपना आप देख ले, हमारा काम तो ये है कि हमें ये बिल्डिंग तैयार चाहिए, पैसे बता, हम यही तो बोलते हैं उससे। तो स्टूडेंट बोलता है सर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस तो मुझे समझ में आया, इसका मतलब है कि हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए दी, इसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बोला जाता है। ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है, ये क्यों है कंपोजिट सप्लाई का पार्ट, ये भी समझ में आया, इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स भी है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी है, कंस्ट्रक्शन सर्विस है, मटेरियल गुड्स है। पर मेन क्या है, मेन कंस्ट्रक्शन है, मेन वो सर्विस है, इसलिए जीएसटी उसका लगेगा, इसलिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोला जाता। चैप्टर 2 में यही बात। तो आपको पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ, देखो मैंने यहां लिखा भी है, देखो एक मिनट, ये रहा। अब ये कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर पूरा मटेरियल लेकर आ रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए, अपने एम्प्लॉयज को भी लेकर आ रहा है, और फिर एट द एंड कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब देखो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हमें सप्लाई कर रहा है गुड्स को, मटेरियल को, और सर्विस भी दे रहा है, बट मेन एलिमेंट, हमारा जो प्रिंसिपल एलिमेंट है वो सर्विस है, कंस्ट्रक्शन, इसलिए जीएसटी इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और जीएसटी उसी सर्विस के बेसिस पर। क्लियर ये चीज यहां तक। अब स्टूडेंट बोलता है कि सर आपने बोला था कि ये जो कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई के दो मेन एग्जांपल होते हैं, ऐसे तो आपने बहुत सारे एग्जांपल समझाए, पर दो मेन एग्जांपल होते हैं, उसमें से एक तो आपने समझा दिया वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, एक आता है रेस्टोरेंट सर्विस, वो समझाओ। अब मुझे बताओ, आप रेस्टोरेंट में जाते हो है ना, देखो जैसे यहां पर ये रेस्टोरेंट में आया, ये ग्राहक है, ये भी ग्राहक मान लो, ये आए, ये बोले कि ये खाना खिलाओ। अब आप मेरे को एक बात बताइए, होने को तो यहां भी गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे आलू की सब्जी में आलू आ रहा है, पनीर की सब्जी में पनीर आ रहा है, रोटी दे रहे, चपाती दे रहे तो आटा, और पर मेन क्या है, मेन है सर्विस। आप जब जाते हो होटल में, तो होटल में बोलते हो कि रोटी सब्जी लेकर आओ, तो आप यही अज्यूम करते हो ना कि रोटी वो चपाती वो पका कर लेकर आएगा, थोड़ी ना वो चून लेकर आटा लेकर आ जाए। और सब्जी में भी आप ये समझते हो ना, वो थोड़ी ना वो पूरा का पूरा आलू, कच्चा आलू लाके धर देगा आपके, प्रॉपर उसको बनू के लेके आएगा। रेस्टोरेंट सर्विस भी कंपोजिट सप्लाई है,
क्योंकि आपको उसमें गुड्स मिल रहे हैं प्लस सर्विस मिली। सर्विस क्या है सर? सर्विस ये है कि उसने उसको पकाया, बनाया, टेस्टी बनाया और आपको सर्व किया, फिर आपने खाया, सर्विस है। गुड्स क्या है? गुड्स वो है जो आलू वालू जो मटेरियल आपके पेट में जा रहा है वो। पर मेन क्या है? मेन तो सर सर्विस है। मेन तो सर्विस है ना। जब हम जा रहे हैं वहां पर तब हमें सर्विस ही तो मिल रही है, हम उसी बात का ही तो पैसा दे रहे हैं, बनाने का सब चीज है। तो रेस्टोरेंट सर्विस कंपोजिट सप्लाई है, उसमें कॉम्बिनेशन आ रहा है, गुड्स भी आ रहे हैं, सर्विस भी आ रही है, मेन एलिमेंट सर्विस है। इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। जीएसटी भी उस सर्विस के बेसिस पे लगती है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आई। देखो मोस्ट क्लासिक एग्जांपल वर्क कॉन्ट्रैक्ट है और रेस्टोरेंट। फिर मोर एग्जांपल कंपोजिट सप्लाई के, शर्ट के साथ में बॉक्स और इंश्योरेंस, नॉर्मल बात है। टीवी के साथ में रिमोट, नेचुरली बंडल्ड है, नॉर्मल बात है। फ्लाइट के साथ में ये खाने पीने का मिल रहा है, नॉर्मल बात है। आ रही है मेरी बात? सुनिए, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए एक मिस्टर मोनू नाम का आदमी है। मिस्टर मोनू लैपटॉप का डीलर है, लैपटॉप बेचता है और साथ में ना लैपटॉप का बैग भी देता है कस्टमर। लैपटॉप कैसे लेके, आप लैपटॉप खरीदने गए, लैपटॉप कैसे लेके जाओगे? ऐसे हाथ में पकड़ के लेके जाओगे क्या? लैपटॉप ऐसे हाथ में ला रहे हो, चार्जर उसका अलग से हाथ में ला रहे हो, केबल उसके अलग से हाथ में ला रहे हो, अच्छा लगेगा? लैपटॉप का बैग साथ में मिलता, हम ये मानकर चलते मिलेगा। 55,000 रुपए की टोटल कॉस्ट है। अब देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी लैपटॉप का 18% है और लैपटॉप बैग का 28%। अब आप ये बताइए कि इस पर जीएसटी कैसे लगेगा? अब आप देखिए कंपोजिट सप्लाई है, पहली बात तो हमें ये समझ में आ रहा है, नेचुरली बंडल्ड है दोनों। दूसरा हमें ये चीज समझ में आ रही है कि मेन एलिमेंट क्या है इसके अंदर। इसके अंदर मेन एलिमेंट तो लैपटॉप है। तो अब ये बताइए कि कैसे, अगर बिल के अंदर, देखो मैं दोबारा से बोल रहा हूं, बिल के अंदर मिस्टर मोनू डीलर ने लैपटॉप की कॉस्ट अलग लिखी है 5,000 और बैग की कॉस्ट अलग लिखी है, सॉरी 50,000, बैग की अलग लिखी है 5,000, तो टोटल 55,000 बन रहा है। तो जीएसटी अलग अलग लगेगी। इस पे तो 18% लैपटॉप की लग जाएगी, इस पे 28% बैग की लग जाएगी। पर अगर बिल में टोटल बनाया है उसने कि 55,000 रुपए का बिल बनाया है, तो मेन एलिमेंट क्या है? मेन एलिमेंट लैपटॉप है, तो लैपटॉप की रेट लग जाएगी जो कि है 18। मेन एलिमेंट की रेट लग जाएगी जो कि है 18, बैग की रेट नहीं लगेगी। देखो ये चीज यहां पर लिखी हुई, लैपटॉप बैग लैपटॉप के साथ में सप्लाई किया जा रहा है, ऑर्डिनरी बिजनेस में सप्लाई किया जा रहा है, तो जो मेन प्रिंसिपल सप्लाई है वो लैपटॉप है, बैग उसके साथ में एक एंसिलरी प्रोडक्ट है, इसलिए ये कंपोजिट सप्लाई है। लेकिन रेट ऑफ टैक्स जो है वो लैपटॉप वाला लगेगा 55,000 पे 18%। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? तो देखिए अभी तक हम लोगों ने कंपोजिट सप्लाई के बारे में यहां तक बात कर ली। अब क्वेश्चन आता है, और जो क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर उसके आने के चांसेस। क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो ग्रुप बनाया गया है उसके अंदर जो आइटम्स डाले गए वो नेचुरली बंडल्ड हैं कि नहीं है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल बिजनेस में क्या वो नेचुरली बंडल्ड हैं या फिर जबरदस्ती में उनका ग्रुप बनाया गया है सेल बढ़ाने के लिए? अगर जबरदस्ती में बनाया गया है तो अरेंज मैरिज है, जबरदस्ती की जोड़ी बनाई गई है तो मिक्स्ड सप्लाई है। और अगर नेचुरली बंडल्ड है, लव मैरिज है, रब ने जोड़ी बनाई है, तो कंपोजिट है। हमें कैसे पता लगेगा? अब इस चीज को समझने की कोशिश की, बड़े ध्यान से देखिए। देखिए कैसे पता लगता है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मली बिजनेस में, कॉमनली, ज्यादातर, अधिकतर मार्केट में कैसे पता लगाते हैं कि ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, प्रैक्टिस के बेसिस पे, कि जिस एरिया के अंदर हम रह रहे हैं, लोकेलिटी में हम रह रहे हैं, उस लोकेलिटी में 3-4 चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, तब हमें पता चल जाता है ये नेचुरली बंडल्ड है। एक तो हमें देखना पड़ता है कि क्या वहां के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम वो प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो साथ में ये चीज तो मिलेगी। दूसरा, बाकी के जो सप्लायर हैं साथ में वो सप्लाई कर ही रहे हैं। और तीसरा कि इनके अंदर एक मेन प्रोडक्ट है, बाकी उसके एंसिलरी हैं, उनको वो प्रोडक्ट काम
तभी आते हैं जब मेन प्रोडक्ट काम आ रहा है। मेन प्रोडक्ट काम नहीं आ रहा है तो बाकी के प्रोडक्ट काम नहीं आते। ये 3-4 चीजें देखनी पड़ेगी। दोबारा से बोल रहा हूं, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी देखनी होती है कि मार्केट में आज अगर कोई भी जाता है प्रोडक्ट खरीदने उस एरिया के अंदर, तो क्या उस प्रोडक्ट के साथ में हर सप्लायर वो दूसरा प्रोडक्ट साथ में देता ही देता है? और क्या खुद खरीददार रेसिपिएंट उम्मीद करके जाता है मैं ये लेने जा रहा हूं तो साथ में वो तो मिलेगा ही मिलेगा यार, ये तो ऑब्वियस सी बात है, मिलेगा ही मिलेगा, पहले से वो खुद ही उम्मीद करके जा रहा है? क्या ऐसा होता है? और तीसरा कि उनमें एक प्रोडक्ट मेन है, बाकी के एंसिलरी है, बोला यार इनको अलग से थोड़ी ना खरीदते हैं, ये तो काम ही तब आते हैं जब मेन प्रोडक्ट काम में आ रहा है, वरना फिर क्या मतलब है? देखो लिखा हुआ है, कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे कंज्यूमर का परसेप्शन है, जो सर्विस रिसीवर है, कंज्यूमर है, रेसिपिएंट है, उसका ये परसेप्शन है कि भैया अगर मैं ये चीज लेने जा रहा हूं तो वो एक तरह से पैकेज की फॉर्म में ही मेरे को मिलेगी और वो दूसरी चीज साथ में मुझे मिलेगी मिलेगी, ये तो ऑब्वियस बात है, इसमें कोई वो नहीं। आज सोचो अगर मैं चश्मा बनवाने जाता हूं, है ना, हालांकि चश्मा का फ्रेम अलग से भी मिलता है, लेंस अलग से भी मिलता है, पर नॉर्मली हम जब जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि यार भैया ये चश्मा पूरा बना बनू कर दे दो, तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा थोड़ी है कि लेंस और वो अलग देगा, हम खुद से बोलेंगे तो बात अलग है। आज अगर आप मोबाइल लेने जाते हो तो मोबाइल के साथ में चार्जर तो आपको मिलता ही मिलता है, ये तो एक सिंपल सी और ऑर्डिनरी सी बात है, और ये हम एक्सपेक्ट करके भी जाते हैं। अरे ये मेरी बात समझ में? तो नेचुरली बंडल है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये कैसे पता चलेगा? फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर कि उस एरिया के अंदर जो रिसीवर है, जो रेसिपिएंट है, जो ग्राहक है, वो उम्मीद करके पहले से जा रहा है कंज्यूमर की मेरे को वो चीज ग्रुप में मिलेगी। दूसरा, बाकी के जो सप्लायर हैं, जो अदर सर्विस प्रोवाइडर है, वो उस एरिया के अंदर एक्चुअली में उस पैकेज को देते हैं, बंडल करके देते हैं। और तीसरा, उस ये जो बंडल दिया जा रहा है इसके अंदर एक चीज जो जो है वो मेन प्रिंसिपल है और बाकी की जो है वो उसके इंसिडेंटल है, एंसिलरी। स्टूडेंट बोलता है सर अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कैसे पता चलेगा? तो ये 3 पॉइंट में लिख के आ जाऊंगा, बड़े ही इजी पॉइंट आ गए मेरे को यहां तक समझ। कुछ और भी इंडिकेटर्स हैं, लेकिन मैं दोबारा से बोल रहा हूं ये जो बाकी के इंडिकेटर्स हैं ये कोई यूनिवर्सल नहीं है। आप, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई को आप एक नॉर्मल सेंस में पढ़िए। हो सकता है कि हमारे एरिया के अंदर जो चीज कंपोजिट सप्लाई है शायद आपके एरिया के अंदर वो कंपोजिट सप्लाई ना हो, मिक्स्ड सप्लाई बन जाए, क्योंकि आपके यहां रहने वाले लोग अलग हैं। गुजरात के अंदर हर खाने में चीनी डाली जाती है, वो वहां पर नॉर्मल हो सकता है, हमारे यहां पर नॉर्मल नहीं होता है, राजस्थान में। अच्छा, ये तो 3 मैंने आपको मेन चीज बताई। पहला कि आप ये देखिए कि क्या कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि वो चीज हमें ग्रुप में मिलेगी। दूसरा, क्या बाकी के प्रोवाइडर ग्रुप में दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर। और तीसरा, उनमें से एक चीज मेन प्रिंसिपल है, बाकी चीज जो है वो एंसिलरी। इसके अलावा और भी क्या है? इसके अलावा और ये है कि जब हम वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए और उसने हमें कंप्लीट पैकेज में दिया, तो उसने हर चीज की अलग अलग प्राइस हमको नहीं बताई, बल्कि उसने एक सिंगल प्राइस बताई और हमने वो प्राइस पे कर दी, तो वो हम उसे नेचुरली बंडल्ड मान लेते। या फिर उसका जब एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो नेचुरली बंडल्ड की फॉर्म में ही हमेशा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। या फिर जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो सेपरेटली मिलते नहीं, आप लेने जाओगे तो बोलेंगे नहीं भैया ये अलग से नहीं मिलता, इसके साथ में ही मिलेगा, नेचुरली बंडल्ड। आ रही है मेरी बात समझ में ये चीज यहां तक? तो देखो ये क्लियर है, ये चीज मैंने नोट में भी लिखी हुई है। नो यूनिवर्सल और क्लियर फॉर्मूला, कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है कि जो चीज यहां पे कंपोजिट है वो आपके यहां कंपोजिट होगी। हर केस को इंडिविजुअली एग्जामिन करना पड़ता है, अपनी लोकेलिटी के हिसाब से देखना पड़ता है, लोगों के टेस्ट के हिसाब से, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखना पड़ता है, तब जाकर पता चलता है कि वो कंपोजिट सप्लाई है कि नहीं है। मैंने आपको एक चीज और बोली थी मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि अगर मानकर चलिए कोई बिल बनता है और उस बिल के अंदर चीजों का अलग अलग रेट बताई गई है, तो जीएसटी फिर सेपरेट सेपरेट लगेगी। मैंने आपको बोला आप गए अपने बाइक की सर्विस कराने, वहां पर जब आपका सर्विस का खर्चा आया तो उसने लेबर का पैसा अलग से लिखा बिल के, उसके अलावा उसने अलग से लिखा आपके फ्यूल का खर्चा, ऑयल का खर्चा अलग से लिखा, पार्ट्स का खर्चा, तो हर पे जीएसटी। आपने लैपटॉप खरीदा, साथ में बैग मिला, लेकिन जो बिल बना उसमें लैपटॉप का पैसा अलग से लिखा है, बैग का पैसा अलग से लिखा है, तो दोनों पर जीएसटी अलग अलग लगेगी।
आ रही है मेरी बात समझ में? ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स है, इसने क्लेरिफाई किया हुआ है कि अगर बिल के अंदर ये सेपरेट शो किया हुआ है तो सेपरेटली जीएसटी की रेट लगे। यहां तक की बात मेरे हिसाब से समझ में आ चुकी है। देखो, हाउ टू डिटरमाइन नेचुरल बंडल, दोबारा से वही सेम चीज है और दोबारा से वो सेम बातें बोली गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको और बताता हूं, आप जब किसी 5 स्टार होटल के अंदर बुकिंग करोगे तो आप ये मानकर चलते हो बाय डिफॉल्ट, यार 5 स्टार होटल है, मेरे से जो पैसा लिया गया है ना, इसके अंदर मुझे रूम भी मिल रहा है, मेरे को डिनर और लंच भी मिलेगा, मेरे को वॉशरूम यूज करने को मिलेगा, वहां पर एक सेपरेट टॉवल मेरे को मिलेगा, और यहाँ मसाज भी मिलता है तो वो मसाज भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। ये नेचुरली बंडल है। 5 स्टार होटल के अंदर ऐसा नहीं। आ रही है मेरी बात? क्योंकि सभी 5 स्टार होटल ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों यहां तक आपको कंपोजिट सप्लाई तो समझ में आ गई। यहां तक आपको कंपोजिट सप्लाई तो समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं आगे और अब हम देखते हैं मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स्ड सप्लाई के लिए मैंने आपको एक बात बोली, मिक्स्ड सप्लाई का मतलब है जबरदस्ती जोड़ी बनाई गई है, अरेंज मैरिज है, सरकारी ना, लड़का जो है वो सरकारी नौकरी का है। मीम बनते हैं ना, आप देखते हो इंस्टाग्राम पे ये सब, देखो सरकारी नौकरी है इसलिए इतनी अच्छी इतनी सुंदर लड़की मिल गई इसको। जबरदस्ती सेल बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। मिक्स्ड सप्लाई के अंदर भी ग्रुप बनाया जा रहा है गुड्स का या सर्विसेज का और दिया जा रहा है। पर जो गुड्स बनाए जा रहे हैं ना, जो जो ग्रुप बनाया जा रहा है गुड्स का सर्विसेज का, जो कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है, वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, जबरदस्ती में बनाया गया। अगर सप्लायर चाहे तो उन चीजों को अलग अलग भी बेच सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रेफ्रिजरेटर लेने के लिए गए आप और रेफ्रिजरेटर के साथ में पानी की बोतल दी जा रही है, ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। पानी की बोतल उम्मीद भी नहीं करते। क्या आप उम्मीद करते हो? मैं तो नहीं करता हूं। क्या आप ये उम्मीद करते हो कि जब वॉशिंग मशीन लेने के लिए जा रहे हो तो साथ में सर्फ एक्सेल मिलेगा? मैं तो नहीं करता। क्या आप ये उम्मीद करते हो कि जब आप टीवी खरीदने के लिए जा रहे हो तो साथ में आपको टाटा स्काई का, टाटा प्ले का कनेक्शन मिलेगा? मैं तो उम्मीद नहीं करता। क्या आप ये उम्मीद करते हो आप शर्ट खरीदने के लिए जा रहे हो तो पैंट भी साथ में मिलेगा? मैं तो उम्मीद नहीं करता। अरे मेरी बात समझ में? क्या आप ये उम्मीद करते हो कि अगर आप जा रहे हो डोमिनोज के अंदर बर्गर खाने के लिए तो पिज्जा भी साथ में मिलेगा? मैं तो उम्मीद नहीं करता। नेचुरली बंडल्ड नहीं है ना, हर चीज सेपरेटली सेपरेटली बिक सकती है ना, और कॉमनली मार्केट में कोई दे भी नहीं रहा है ना। आप दे रहे हो तो आपको तो अपनी सेल बढ़ानी है, आप इसलिए उसको कॉम्बिनेशन बना रहे हो, हर कोई थोड़ी ना दे रहा है। कस्टमर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है इस बात। अच्छा, उनमें से कोई एक प्रोडक्ट मेन भी नहीं है, प्रिंसिपल प्रोडक्ट भी नहीं है, हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या मेन प्रोडक्ट है? आप बर्गर के साथ में पिज्जा फ्री मिल रहा है, आप कैसे समझोगे कि पिज्जा मेन है कि बर्गर मेन है? समझ में ही नहीं आ रहा है ना। आज एग्जांपल के तौर पे सपोज करो कि एक बॉक्स बनाया गया, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी दिए जा रहे हैं, उसमें कोका कोला भी दी जा रही है, पेप्सी थम्स अप जो भी है वो भी दी जा रही है, आपको चॉकलेट भी मिल रही है और आपको फ्रूट जूस भी मिल रहा है, उसका एक कॉम्बिनेशन बना के वो बेच रहा है। कैसे? बताओ मेरे को, क्या इसमें प्रिंसिपल प्रोडक्ट है? बताओ। ये भी प्रिंसिपल ही है, ये भी प्रिंसिपल ही है, सब अपने आपस में अलग अलग बिकते हैं। आप जब मार्केट में खरीदने जाते हो आप उम्मीद करके जाते नहीं हो कि ये चीजें मेरे को साथ में एक साथ में मिलेंगी, अलग अलग ही मिलेंगी, यही उम्मीद करके जाते हैं इस चीज की। अरे मेरी बात समझ में? उसके अलावा मार्केट में ऐसा भी नहीं कि कोई और दूसरा सप्लायर इन चीजों का कॉम्बिनेशन बनाकर दे रहा है ना। तो इसलिए मिक्स्ड सप्लाई जो होती है उसमें देखा जाए तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट है। और मिक्स्ड सप्लाई सिर्फ इसलिए बोला जा रहा है उसको क्योंकि वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, जबरदस्ती में उनका कॉम्बिनेशन बनाकर दिया जा रहा है ना। ये चीज यहां पर प्यारे बच्चों लिखी हुई। तो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है। कंपोजिट सप्लाई में नेचुरली बंडल्ड कब मानते हैं? हम तब मानते हैं जब फ्रीक्वेंसी में अगर हम देखें तो वहां के एरिया का कस्टमर भी एक्सपेक्ट करता है कि ये चीज पैकेज में मिलेगी, बाकी लोग भी पैकेज में बेचते हैं और उस पैकेज के अंदर एक मेन प्रोडक्ट है, बाकी उसके एंसिलरी है जिन्हें सेपरेटली कोई नहीं खरीदता।
इसलिए वो नेचुरली बंडल्ड कहलाते हैं, कंपोजिट सप्लाई होते हैं। कंपोजिट सप्लाई में जो मेन एलिमेंट है, मेन चीज है, उसकी जीएसटी रेट लग जाती है। बट अगर सप्लायर ने बिल के अंदर हर चीज का बाइफरकेट करके रेट बताई हुई है तो फिर सबका अलग अलग जीएसटी लगता है। ये हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया प्यारे बच्चों। अभी ये थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसकी 1-2 क्लासेस और बाकी है। पर मैं चाहता हूं क्लास एकदम से बहुत ज्यादा लंबी ना हो, तो एक बार आप लोग यहां तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लो मेरे प्यारे। फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और ये चैप्टर एक नेक्स्ट क्लास में या उसकी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार आप लोग यहां तक इसको रिवाइज कर लें, फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 3, और बच्चों चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। इस चैप्टर का नाम है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग क्या होता है। देखो, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई दोनों के अंदर कोई भी सप्लायर ग्रुप ऑफ गुड्स या सर्विसेज को एक साथ में कंबाइन करके बेचता है। कंपोजिट सप्लाई के अंदर भी ग्रुप ऑफ गुड्स या सर्विसेज बेची जाती हैं, एंड मिक्स्ड सप्लाई के अंदर भी ग्रुप ऑफ गुड्स या सर्विसेज बेची जाती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपोजिट सप्लाई के अंदर जो ग्रुप बनाया जाता है, जो एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है गुड्स का या सर्विसेज का, वो नेचुरली बंडल्ड होता है। मतलब वो लगता है कि हाँ, इसके अंदर एक तो मेन प्रोडक्ट है, मेन एलिमेंट है, और बाकी के जो अदर प्रोडक्ट्स है वो इसके सब प्रोडक्ट्स है, वो इसके लिए एंसिलरी प्रोडक्ट्स है। जो मेन प्रोडक्ट है अगर वो बेचा जा रहा है तो उसके ही साथ में बाकी के एंसिलरी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। लेकिन मिक्स्ड सप्लाई जो होती है, मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है, ऐसा एक ग्रुप बनाया जाता है, ऐसा एक कॉम्बिनेशन होता है गुड्स या सर्विसेज का जो कि नेचुरली बंडल्ड नहीं है। मतलब उसके अंदर जो भी गुड्स या सर्विसेज ग्रुप बन के अंदर डाले जा रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली, सेपरेटली बहुत आराम से बेचे जाते हैं। इसके अलावा जब भी कोई कस्टमर परचेज करने के लिए जा रहा है तो वो कस्टमर कभी भी ये सोचकर नहीं जाता है कि यार इस तरह का कोई ग्रुप मेरे को मिल सकता है, इस तरह का कोई कॉम्बो मुझे मिल सकता है। लेकिन कंपोजिट सप्लाई जो है उसके अंदर उसे नेचुरली बंडल्ड आखिर क्यों बोलते हैं? मेन चीज 3 होती है नेचुरली बंडल्ड की डेफिनेशन को प्रूव करने की। पहला, कि जो वहां का उस एरिया का जो कस्टमर जा रहा है वो माइंड में ये एक्सपेक्ट करके जा रहा है, ये सोच के जा रहा है कि अगर मैं ये प्रोडक्ट लूंगा तो साथ में ये चीज तो मुझे बाय डिफॉल्ट मिलेगी ही मिलेगी। वो वहां का एक कॉमन पार्लेंस है, ऐसा होता है। दूसरा, कि वहां पर बाकी जितने सप्लायर्स हैं वो भी उस तरह का ग्रुप प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा, कि उनके अंदर एक मेन प्रोडक्ट है और बाकी एंसिलरी प्रोडक्ट है, और जो मेन प्रोडक्ट है उसी की वैल्यू मेन है, और बाकी जो एंसिलरी प्रोडक्ट है वो सिर्फ उस मेन प्रोडक्ट के साथ में बिक रहे हैं। अदरवाइज एंसिलरी प्रोडक्ट को कोई इंडिपेंडेंटली, सेपरेटली खरीदना प्रेफर नहीं करता। अच्छा, कंपोजिट सप्लाई के केस में मैंने आपको बताया था कि अगर जो बिल बना रहा है सप्लायर, अगर बिल के अंदर वो सभी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की जो वैल्यू है उसे अलग अलग बाइफरकेट करके लिख रहा है, तो फिर उन पर जो भी जीएसटी चलता है वो सबका सेपरेट जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर बिल के अंदर हर प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू अलग अलग लिखी गई है। पर ऐसा ज्यादातर नहीं होता है। ज्यादातर क्या होता है? ज्यादातर ऐसा होता है जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस का कॉम्बो बनाया गया है उस पर एक ही वैल्यू लगा दी जाती है सभी गुड्स या सर्विसेज के लिए। क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें कॉम्बो में तो बहुत सारे गुड्स या सर्विसेज है और जबकि जीएसटी की वैल्यू एक ही लगा दी गई है, तो फिर कौन सी जीएसटी की रेट एप्लीकेबल होगी? तो बच्चों, जो मेन प्रिंसिपल है ना, गुड्स जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसकी जो जीएसटी रेट है वो बाकी सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। ये मैंने आपको कंपोजिट सप्लाई में समझा दिया। अब देखिए, बात आती है कि सर मिक्स्ड सप्लाई जब आपने हमें पढ़ाया तो आपने बोला कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जा रहा है जिसके अंदर वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, बल्कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो खुद इंडिपेंडेंट सेपरेटली बेचे जा सकते हैं, वो एंसिलरी नहीं है एक दूसरे के। ठीक है,
लेकिन सर अब एक बात बताइए, जैसे एक ग्रुप बना दिया किसी ने, एक सप्लायर ने सिर्फ अपनी सेल बढ़ाने के लिए ये ग्रुप बनाया है। अब उसके अंदर, ग्रुप के अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, कोल्ड ड्रिंक डाल दी, चॉकलेट डाल दिया, फ्रूट जूस डाल दिया। अब इनके ऊपर जो जीएसटी रेट है, सबके ऊपर अलग अलग जीएसटी रेट एप्लीकेबल होती है। कंपोजिट सप्लाई के केस में तो आपने बोला कि जो मेन प्रोडक्ट है उसकी जीएसटी रेट ले लो। यहां पर तो सभी मेन प्रोडक्ट है, कोई भी एक दूसरे का एंसिलरी प्रोडक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। अब मिक्स्ड सप्लाई के केस में कौन सी जीएसटी रेट ली जाएगी? हाईएस्ट वाली। इन प्रोडक्ट में से जिस भी प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जीएसटी रेट है, वो वाली जीएसटी रेट ली जाएगी। अब देखो, इनमें सबसे ज्यादा जीएसटी रेट कौन सी है? चॉकलेट की है। तो 28% जीएसटी रेट लेकर इन सबकी वैल्यू पे लगा दिया जाएगा, क्योंकि बिल के अंदर सबकी सेपरेट सेपरेट प्राइस नहीं लिखी हुई है, एक ही कॉम्बो दे रहा है, वो कॉम्बो के अंदर उसने लिख दिया। क्वेश्चन वही आता है, सर आपने बोला कंपोजिट सप्लाई के अंदर अगर सप्लायर ने बिल बनाया और हर प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो अलग अलग लिखी, तो जीएसटी की रेट सेपरेट सेपरेट लग जाएगी। सेम मिक्स्ड सप्लाई के अंदर है, अगर सप्लायर ने एक कॉम्बो तो बेच रहा है, लेकिन बिल के अंदर उसने सभी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की प्राइस अलग अलग लिखी है, तो जीएसटी रेट जो है वो उनके ऊपर सेपरेटली एप्लीकेबल होगी। लेकिन अगर उसने अलग नहीं लिखी, टोटल कॉम्बो की रेट लिख दी है, तो मिक्स्ड सप्लाई के केस में तो हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल हो जाएगी, और कंपोजिट सप्लाई के केस में जो मेन प्रोडक्ट है, प्रिंसिपल प्रोडक्ट है, उसकी जो जीएसटी रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। स्टूडेंट बोलता है, सर आपने जो यहां तक की बात मुझे बताई वो समझ में आ गई, और आपने ये दोनों बातें, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई का जो डिफरेंस लिखा है, उसमें भी लिखी है कि टैक्स रेट प्रिंसिपल सप्लाई की लगेगी, जबकि यहां पर हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगेगी। आ गया मुझे समझ। बच्चों, अब ये आपका जो चैप्टर 3 है, ये अब खत्म होने पर आ गया है। मुश्किल से 10 मिनट का ये चैप्टर बचा हुआ है, 5 मिनट का ये चैप्टर बचा हुआ, चैप्टर 3 खत्म होने पर आ गया। अब हम कुछ क्लैरिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन। देखिए, ऐसा होता है ना, आपको पता है कि हर सप्लायर अपनी सेल बढ़ाने के लिए नए नए ऑफर लेकर आता, तो हम उनके रिगार्डिंग में क्लैरिफिकेशन पढ़ेंगे। पहला है फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हो, तो वहां पर जब जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसके साथ में बंदा कोई एक पर्टिकुलर चीज फ्री दे देता है, आपको पर्टिकुलर चीज फ्री दे देता है, बोले ये कंपनी फ्री में साथ में दे रही है। अब मुझे ये बताइए कि जो चीज आपने परचेज करी, उसकी तो वैल्यू आपसे ली गई और उस पे आपने जीएसटी का पेमेंट करा। नॉर्मल है, सिंपल बात है। आप सपोज कीजिए, एग्जांपल के तौर पे आप गए थे लक्स सोप खरीदने, साबुन खरीदने गए लक्स का, और वहां पे आपको ₹1 का शैम्पू का पाउच फ्री में दे दिया। आपसे वो प्राइस कितनी लेगा? वो लक्स जो साबुन है उसकी प्राइस लेगा, उसी पर वो जीएसटी लेगा। जो शैम्पू है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, वो तो विदाउट कंसीडरेशन है। क्या उस पर जीएसटी लगेगी? नहीं सर, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। चैप्टर 2 में हमने क्लियरली पढ़ा था कि सप्लाई तब माना जाता है, कोई भी गुड्स या सर्विसेज की अगर सप्लाई की जा रही है तो वो तब मानी जाती है जब उसके बदले में कुछ कंसीडरेशन आ रहा है। अगर यहां पर कोई फ्री सैंपल दिया जा रहा है, फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है, विदाउट एनी कंसीडरेशन दिया जा रहा है, वो सप्लाई कंसीडर नहीं होगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी, अनटिल एंड अनलेस कि वो शेड्यूल 1 के अंदर डिफाइंड है। शेड्यूल 1 तो हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि शेड्यूल 1 के अंदर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि विदाउट कंसीडरेशन सप्लाई किए जा रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर जीएसटी लगता है। वैसे फिर मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ऐसा ज्यादातर ना मेडिकल के लाइन में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सपोज करो, एक सन फार्मा मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेडिसिन बनाती है, और ये है बच्चों, और ये है आपका एक मेडिकल स्टोर है ना, ये मेडिकल कोई शॉप है, और ये जो कंपनी है वो मेडिकल कंपनी अपने स्टोर को मेडिसिन दे रही है। इसने मेडिसिन मंगाई होगी, इसने बोला होगा फलाने सिर दर्द वाली मेडिसिन खत्म हो रही है, नाक में जुकाम वाली खत्म हो रही है, कोल्ड खांसी और ये सब की खत्म हो रही है, तो आप एक काम करो, ये गोलियां दे दो और प्राइस बताओ। अब जो इसने खरीदा इस कंपनी से, वो तो इसको बेच रही है, उसका जीएसटी लेगी। साथ में इसने एक मेडिकल शॉप निकाल, बोला मैंने एक मेडिकल शॉप साबुन बनाया है नया, आप एक काम करो, फ्री आपको हम दे रहे हैं।
आप अपनी दुकान पे रखो इसको, अपने मेडिकल स्टोर पे, और ग्राहकों को आते जाते ग्राहकों को उसे बेचो। अगर ग्राहकों को अच्छा लगे तो वो खरीद लेंगे, नहीं अच्छा लगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब वो मेडिकल शॉप जो दिया जा रहा है वो फ्री सैंपल है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे आज एग्जांपल के तौर पे सपोज करो आपकी ना लेज वाली चिप्स मिलती है और सबसे ज्यादा बिकती है लेज की चिप्स। पर क्या होता है, नई नई कंपनियां जो है ना वो चली जाती है यहां दुकानों पर और बोलती है आप एक काम करो, आप ना हमारे ये फ्री सैंपल रख लो, कस्टमर को दो, अगर उन्हें टेस्ट अच्छा लग जाता है तो हमारी सेल बढ़ जाएगी, फिर आगे देख लेंगे। फ्री सैंपल, फ्री में जो चीज दी जा रही है ना, जिसका कोई कंसीडरेशन नहीं लिया जा रहा है, विदाउट एनी कंसीडरेशन है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। ये बात हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, अनटिल एंड अनलेस कि वो शेड्यूल 1 में डिफाइंड है। तो ये वाला समझ में आया आपको? क्लियर है? यहां पर लिखी भी हुई है ये चीज, है ना, ये चीज एकदम लिखी हुई है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर के क्लेरिफिकेशन। ये एमसीक्यू में आ सकता है प्यारे बच्चों। आप बोलोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो दोबारा, एमसीक्यू में आ सकता है इसलिए। नेक्स्ट है बाय वन गेट वन फ्री। नेक्स्ट आ रहा है अब बाय वन गेट वन फ्री। अब देखिए बाय वन गेट वन फ्री ऑफर क्या होता है। आपने देखा होगा ना, बहुत बार आप जाते हो कभी कोई सामान परचेस करने के लिए, तो वहां पर आप परचेस करते हो एक सामान और उसके साथ में कोई दूसरी चीज आपको फ्री मिल रही होती है। जब भी बाय वन गेट वन फ्री हम देखते हैं ना, तो हमें एक चीज पता होती है कि दूसरे वाली चीज फ्री नहीं है, बल्कि उसकी वैल्यू जो है ना वो इसके साथ में जोड़ दी गई है और हमें पूरे का प्राइस बताया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिएगा आप गए कहीं किसी मॉल के अंदर और वहां पे बोला कि अगर आप एक शर्ट परचेज कर रहे हो उसके साथ में एक शर्ट और फ्री है, और उसकी प्राइस बताई 500 रुपए। आपको पता है कि ये जो शर्ट फ्री दी जा रही है ना वो एक्चुअली में फ्री नहीं है, इसकी जोड़ दी है। अदरवाइज मैं एक सिंगल शर्ट लेता ना तो मुझे 250 रुपए के 300 रुपए के आसपास दूसरी वाली शर्ट की प्राइस भी जोड़ दी है। तो बाय वन और गेट वन फ्री, ये तो स्कैम होता है एक तरह। प्रैक्टिकली बात करूं कोई फ्री कुछ होता ही नहीं है। तो जब भी कभी आप देखो ना बाय वन गेट वन, तो उसमें ये समझ जाइएगा, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, उसमें समझ जाइएगा कि ये जो दूसरी वाली चीज है ना वो फ्री नहीं है, बल्कि उसकी वैल्यू ना पहले से ही साथ में जोड़ दी गई है। और जो ये हमें टोटल बताया जा रहा है ना, जो अमाउंट बताया जा रहा है वो इन दोनों का बताया जा रहा है। तो यहां पर वही वाला एप्लीकेबल हो गया कि ये एक तरह से कंपोजिट या मिक्स्ड सप्लाई है, डिपेंडिंग अपॉन कॉम्बो किस तरह का दिया जा रहा है। अगर नेचुरली बंडल्ड है तो कंपोजिट सप्लाई है, तो जीएसटी कौन सी लगेगी, प्रिंसिपल अमाउंट की, प्रिंसिपल गुड्स की। और अगर नेचुरली बंडल्ड नहीं है तो मिक्स्ड सप्लाई है, तो जीएसटी कौन सी लगेगी, हाई है। तो याद रखिएगा अगर बाय वन गेट वन वाला आ रहा है ना, तो देखो ये लिखा हुआ है यहां पर कि अगर हम शुरुआत में देखते हैं, स्टार्टिंग में देखते हैं, तो हमें लगता है बाय वन गेट वन फ्री, ये कोई ऐसा है एक्चुअली में फ्री मिल रहा है। बट एक्चुअली में अगर आप देखो ना तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज फ्री में नहीं दी जा रही है, बल्कि क्या हो रहा है, जो उसका जो कॉम्बो बनाया गया ना उसकी हमें एक बार में प्राइस ले ली गई है, तो एक्चुअली में वो कंपोजिट या मिक्स्ड सप्लाई है। अब अगर नेचुरली बंडल्ड है तो कंपोजिट सप्लाई है, नेचुरली बंडल्ड नहीं है तो मिक्स्ड सप्लाई है, वो तो डिपेंड करेगा। अगर वो नेचुरली बंडल्ड है और कंपोजिट सप्लाई है तो उसके ऊपर जीएसटी रेट कौन सी लगेगी, उसके ऊपर जीएसटी रेट लगेगी जो मेन प्रिंसिपल प्रोडक्ट है उसकी। और अगर मिक्स्ड सप्लाई है तो जीएसटी रेट कौन सी लगेगी, मिक्स्ड सप्लाई है तो जीएसटी रेट लगेगी हाईएस्ट। तो आया मेरी बात समझ में? तो हमने दो क्लैरिफिकेशन देखे यहां पर, एक फ्री सैंपल वाला, एक बाय वन गेट वन वाला। अब चलते हैं आगे। अब देखो इन क्लैरिफिकेशन के अंदर ना नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स हैं वो डिस्काउंट से रिलेटेड बात करते हैं प्यारे, इससे रिलेटेड बात करते हैं, डिस्काउंट से रिलेटेड। और डिस्काउंट से रिलेटेड चीजों को अभी हम यहां नहीं पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में बाय डिफॉल्ट पढ़ लेंगे। अभी यहां पर पढ़ाऊंगा तो फिर बहुत सारी कहानी आपको सुन, मजा आएगा जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो फिर सर यहां पर लिख क्यों दिया आपने? लिख दिया क्योंकि है तो ये कोर्स का ही पार्ट ना इस चैप्टर का, इसलिए लिख दिया यहां पर, पढ़ेंगे हम इसको आगे आने वाले चैप्टर। अच्छा अब इसके अंदर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन और है, आप एक चीज को समझ लीजिएगा। आपने देखा है बहुत बार आप रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने के लिए जाते हो, रेस्टोरेंट में सर्विस मिलती है, आपको खाना मिलता है वहां पर। अब एक तो आप जाते हो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, अच्छा एक आपने देखा है आप जाते हो सिनेमा थिएटर, सिनेमा हॉल में जाते हो, पिक्चर मूवी देखने के लिए जाते हो, मूवी देखने के लिए जाते हो। क्लियर है ये चीज? अब देखो दो सिनेरियो बताता हूं मैं आपको। अब बेटा दो सिनेरियो बताता हूं मैं आपको। पहला सिनेरियो,
कि आपने मूवी की टिकट खरीदी, वो तो सेपरेट है, अलग है। और फिर वहां पर आपने कुछ खाने पीने का मंगवाया, फूड बेवरेजेस कोल्ड ड्रिंक ये सब, वो सेपरेट है। तो मूवी की टिकट पर उसकी जीएसटी रेट लग जाएगी। और जो वहां पर आपने खाने का सामान मंगाया है ना, उस पर जो रेस्टोरेंट सर्विस होती है ना, वो वाली जीएसटी रेट लगेगी। दोबारा से सुनना, आप गए, एक पिक्चर लगी है, एक पिक्चर लगी है एनिमल नाम की, एक पिक्चर लगी है, चल रही है ना आजकल, बड़ी बहुत ज्यादा चल रही है एनिमल पिक्चर, पहले चली थी, अब तो खैर वो बहुत पुरानी हो गई। तो अब दो सिनेरियो है, सपोज करो, एक तो है चिंटू, चिंटू गए थे एनिमल मूवी देखने, तो पहला सिनेरियो तो यह है कि उन्होंने टिकट खरीदा, वो सेपरेट बात है, तो उसके ऊपर जो जीएसटी है वो वहां का लग जाएगा। और दूसरा यह है कि वहां पर उन्होंने कुछ खाने पीने को भी मंगवाया, है ना, वहां पर बर्गर मंगवाया, पिज्जा मंगवाया, फ्रेंच फ्राइज मंगवाए और कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, ये अलग है। टिकट इसकी जो प्राइस है फूड एंड बेवरेजेस की, ये इस टिकट के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, क्लब्ड नहीं है, अलग अलग है। तो इस वाले खाने को एक्चुअली में रेस्टोरेंट सर्विस माना जाए, और इसके ऊपर जीएसटी भी रेस्टोरेंट सर्विस वाला ही लगेगा। लेकिन एक गए थे मिंटू जी, और मिंटू जी जब गए थे तो उनको जो टिकट मिली थी उसमें फूड एंड बेवरेजेस इन्वॉल्व थे, इंक्लूडेड थे, तो उसके इसे फिर कंपोजिट सप्लाई मान लिया। अरे ये मेरी बात समझ में, और कंपोजिट सप्लाई मान के जो मेन प्रिंसिपल है ये, इसकी जीएसटी रेट लग जाए अगर क्लब्ड है तो। और अगर क्लब्ड नहीं है तो फिर इसकी टिकट तो अलग है, और इस पे फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर जो जीएसटी रेट लगेगी वो कौन सी लगेगी, रेस्टोरेंट सर्विस। ये यहां पर देखो एक एक चीज मैंने क्लियरली लिखी हुई है, आपके हाथ में जो इस वक्त बुक है उसके अंदर एक एक बात यहां पर मेंशन। तो बच्चों यहां पर आपका चैप्टर 3 एंड होता है। हमने देखा कंपोजिट सप्लाई क्या है, उसके एग्जांपल्स देखे, उसके जीएसटी रेट देखा, नेचुरली बंडल्ड कैसे होता है, इस बात के लिए पॉइंट्स पढ़े, वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली भी आ सकते हैं या एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकते हैं। और मिक्स्ड सप्लाई क्या ये पढ़ा, उसकी जीएसटी रेट हाईएस्ट वाली होती है, ये भी हम लोगों ने पढ़ ली, और फिर हम लोगों ने क्लैरिफिकेशन। तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आई, और यहां पर आपका जो चैप्टर 3 है वो खत्म होता है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, मज़ेदार हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, कि आप एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर रहे हैं, ऊपर से अपनी स्टडीज़ को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं। दोस्तों, हम लोगों ने हमारा जो टॉपिक, जो चैप्टर है कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई, वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि पहले एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए बच्चों, जब हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट किया तो अपना स्टडी मैट के अंदर जितना कंटेंट दिया है वो पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया, प्लस एडिशनली मैंने आपको जितने भी एक्स्ट्रा न्यू इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स इससे रिलेटेड, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई से रिलेटेड आए हैं, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिए थे। ऑल दो एक सर्कुलर मुझे और पढ़ाना है, जो कि प्रिंटिंग ऑफ बुक्स या प्रिंटिंग ऑफ किसी भी चीज की प्रिंटिंग से रिलेटेड है। वो सर्कुलर मैं क्वेश्चन के साथ में ही आपको पढ़ाऊंगा, मतलब वो सर्कुलर भी पढ़ लेंगे, उसके ऊपर हम क्वेश्चन भी यहाँ पर कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग अपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 हमारे क्वेश्चन बैंक का, और बाकी क्वेश्चन नंबर 1 है इस चैप्टर कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का। ये बोल रहा है, शर्मा कैरियर्स इज अ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। मतलब एक शर्मा कैरियर्स है जिसका मेन काम क्या है, कि वो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसकी गुड्स जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, और वो बाय रोड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। आप जाओ उसके पास में तो आपके गुड्स को इधर से उधर भिजवा देगा। एज पर दी जनरल बिजनेस प्रैक्टिस, शर्मा कैरियर्स ऑल्सो प्रोवाइड इंटरमीडियरी एंड एडिशनल सर्विसेज। ऑब्वियसली बात है, आज अगर मानकर चलिए दोस्तों कि मेरा जीटीए का काम है, मैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस अगर प्रोवाइड करता हूं, तो ऑब्वियस बात है मेरे पास में कोई ट्रक होगा, क्योंकि बाय रोड जा रहा हूं।
तो ट्रक होगा, कुछ बंदे होंगे, है ना, और जो कि सामान को लोड करेंगे ट्रक के अंदर, जब पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन पे तो अनलोड करेंगे। तो ये एक नॉर्मल कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है। शर्मा कैरियर्स भी यही करता है कि एक बिजनेस प्रैक्टिस के थ्रू वो एक कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस को फॉलो करता है और एडिशनल सर्विसेज देता है, जैसे लोडिंग अनलोडिंग की, पैकिंग अनपैकिंग की, ट्रांसशिप की, इन सब की सर्विस भी वो प्रोवाइड करता है। With reference to the provisions of GST law, analyze whether such services are to be treated as part of the GTA services, being a composite supply or mixed supply। तो इसे composite supply माना जाएगा कि mixed supply माना जाएगा। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बोला था composite supply का मतलब होता है कि सर एक से ज्यादा चीजों की सप्लाई दी जा रही है ना, एक से ज्यादा चीजों की सप्लाई दी जा रही है। इसमें एक मेन सप्लाई है, एक प्रिंसिपल सप्लाई है। मेन है, प्रिंसिपल है, और सर दूसरा जो है वो एंसिलरी है या एडिशनल है। वो एंसिलरी है या एडिशनल है, वो मेन प्रिंसिपल नहीं है। क्लियर है? इसे कंपोजिट बोला जाता है, और दोनों नेचुरली बंडल्ड होने चाहिए कि जब आप जाओगे सामान लेने तो आप खुद से बोलोगे कि हाँ यार ये तो होगा ही ना, मतलब इसमें बोलने वाली क्या बात है। लैपटॉप लेने जाओगे तो लैपटॉप बैग तो आपको साथ में मिलेगा ही मिलेगा, मोबाइल लेने जाओगे तो उसका आपको वायर साथ में मिलेगा ही मिलेगा, है ना, लैपटॉप के साथ चार्जर मिलेगा ही मिलेगा। अब हमें ये बताना है कि क्या ये कंपोजिट सप्लाई है। देखो ऑब्वियस बात है दोस्तों, आज अगर मैं ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करता हूं तो यार ऑब्वियसली मैं लोडिंग और अनलोडिंग की सर्विस तो दूंगा ही ना। आज अगर मैंने किसी ट्रांसपोर्ट वाले को बोला कि भैया आ जाना, मेरा सामान जो है वो जयपुर से और आपको मुंबई भेजना है, तो ऑब्वियसली बात है वो वहां लेकर आएगा, उस ट्रक को लेकर आएगा, फिर मेरे सामान को लोड करेगा, मुंबई लेकर जाएगा, अनलोड करेगा। ये तो नॉर्मल बात है, कंपोजिट सप्लाई है दोस्तों, इसे कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इसे क्या माना जाएगा? कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि नेचुरली बंडल्ड है। चलिए अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, डिलीजेंट फोर्स एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, गेट्स इट्स ट्रेनिंग मटेरियल ऑफ एप्टीट्यूड क्वोशिएंट प्रिंटेड फ्रॉम द्रोगा प्रिंटिंग हाउस। मतलब बेसिकली बोलने वाली बात यह है, एक डिलीजेंट फोर्स कोचिंग है और वो अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे तो बुक्स प्रिंट करवानी होती है, और वो बुक्स प्रिंट करवाते हैं दुर्गा प्रिंटिंग हाउस से। क्लियर है ये चीज? तो ये तो हो गई आपकी कोचिंग, और ये हो गया आपका प्रिंटिंग वाला। The content of the material is provided by the diligent force। ऑब्वियस बात है ना, आज अगर मोहित बंसल क्लासेस को अपनी बुक्स प्रिंट करवानी है तो उस बुक्स के अंदर क्या लिखा हुआ होगा वो कंटेंट तो मेरा ही होगा, और मैं उस कंटेंट को अपने वेंडर को ईमेल कर दूंगा, पीडीएफ को। तो जो भी प्रिंट होता है वो डिलीजेंट फोर्स अपना कंटेंट देता है कि ये चीजें प्रिंट होनी चाहिए। क्लियर है? और ये दुर्गा प्रिंटिंग हाउस जो है वो पेपर यूज करके उस पे प्रिंट निकाल देता है। तो देखो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, एक बार यहां पर क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बोल रहा है कि एक कोचिंग है, डिलीजेंट नाम की कोचिंग है। क्लियर है ये चीज यहां तक? और वो कोचिंग क्या करती है, अपनी बुक्स प्रिंट करवाती है किसी प्रिंटिंग हाउस से। एक प्रिंटिंग हाउस है, उस प्रिंटिंग हाउस से वो अपनी बुक्स को प्रिंट करवाती है, तो उसके लिए वो कंटेंट पीडीएफ मेल कर देती होगी शायद तक, हम एक अंदाजा लगाते हैं कि पीडीएफ ईमेल कर दी जाती होगी। और फिर ये प्रिंटिंग हाउस के पास में पेपर्स हैं, उन पेपर्स को मशीन में लगा के वो प्रिंट निकाल देता है। तो अब यहां पर दो सर्विस हो गई। एक सर्विस तो हो गई, अब यहां पे दो सप्लाई हो गई दोस्तों, दो सप्लाई। एक तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस कि प्रिंटिंग की सर्विस दी जा रही है। ये जो प्रिंटिंग हाउस है ये प्रिंटिंग की सर्विस दे रहा है कि मैं आपका प्रिंट निकाल रहा हूं, प्रिंटिंग की सर्विस। और एक सप्लाई ऑफ गुड्स है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि देखो इस कोचिंग ने मेरे को पेपर थोड़ी ना दिया था, पेपर तो मैं मार्केट से खरीद कर लेकर आया, A4 साइज का पेपर मशीन में लगाया और उसके ऊपर मैंने प्रिंट निकाला। तो दो सर्विस है, प्रिंटिंग वाली तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, और जो पेपर है वो तो गुड्स की सप्लाई करी जा रही है ना।
अब सवाल ये आता है, मानकर चलो कि प्रिंटिंग की सर्विस के ऊपर लेट सपोज जीएसटी 18% है, एंड लेट सपोज कि पेपर के ऊपर जो जीएसटी है, पेपर के ऊपर जो जीएसटी है वो 5% है। अब सवाल ये आता है कि सर इस इस वाली सर्विस पे जीएसटी लगेगा तो कौन सा लगेगा? तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि ये कंपोजिट सप्लाई है। आज एक बात बताइए, आज अगर मैं अपने वेंडर को पीडीएफ ईमेल कर दूं और मैं उससे बोलूं कि भैया प्रिंट निकाल देना, तो किस चीज का प्रिंट निकालेगा? किस चीज का प्रिंट निकालेगा दोस्तों वो? या किस चीज के ऊपर? ऑब्वियसली पेपर के ऊपर ही तो प्रिंट निकालेगा वो। तो ये तो नेचुरली बंडल्ड है ना, कि मैंने उसे कुछ पीडीएफ दिया है तो वो पेपर के ऊपर प्रिंट निकाल के बुक बना के मेरे को वापस देगा। ये तो नेचुरली बंडल्ड है। अब सवाल ये आता है कि सर ये है तो कंपोजिट सप्लाई, अब इसमें 18% या 5% कौन सा जीएसटी लगेगा? दोनों पर सेम जीएसटी लगेगा। तो अभी आप ये देखिए कि इसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है दोस्तों? क्या वो पेपर मेन है, या फिर जो कंटेंट, जो पीडीएफ उस डिलीजेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दिया है वो मेन है? आज अगर मैं आपको आईडीटी, अगर मैं आपको टैक्स पढ़ा रहा हूं, मैं अपने वेंडर को बोलता हूं कि ये जीएसटी का प्रिंट निकाल देना, तो मेन क्या है? मेरे थ्रू दी गई वो जीएसटी का कंटेंट, या उसने जिस पेपर पे निकाला? सर पीडीएफ कंटेंट मेन है सर। तो आप बोलोगे ये जो सप्लाई ऑफ सर्विस है, प्रिंटिंग की जो सर्विस है, ये मेन प्रिंसिपल सप्लाई है। ये जो पेपर वहां पे ये जो गुड्स की सप्लाई हो रही है, पेपर की सप्लाई हो रही है, ये तो एंसिलरी है, ये तो नेचुरली बंडल्ड है इस प्रिंटिंग के साथ में, बंडल्ड है इस प्रिंटिंग के साथ। बाकी मेन सप्लाई क्या है? मेन सप्लाई प्रिंटिंग की है, क्योंकि वो बोल रहा है और किसी चीज का प्रिंट मत निकालना, मैंने जो कंटेंट दिया है उसी का ही प्रिंट निकाल। तो फिर इसके ऊपर ओवरऑल जीएसटी जो लगेगा वो 18% का लगेगा, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है। सप्लाई ऑफ सर्विस, जो प्रिंटिंग की सर्विस है, उसे मेन सप्लाई माना जाएगा, उसकी जीएसटी रेट पेपर के ऊपर भी लग जाएगी। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? यही बात देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने लिखी हुई है आंसर के अंदर। ये कंपोजिट सप्लाई है सबसे पहली बात तो, और सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई है। क्लियर है ये चीज? स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मेरे को 100 और परसेंट तरीके से समझ में आ गई, यहां तक सर मेरे को सिंगल परसेंट की भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सर चलते हैं अपन लोग आगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 आखिर किस बारे में बात करता है? ये बोलता है सत्यमेव प्रिंटर्स इज अ प्रिंटिंग हाउस। सेम प्रिंटिंग वाला है दोबारा से, एक सत्यमेव प्रिंटर है, वो प्रिंटिंग हाउस है, वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। उसके पास में योगा और मेडिटेशन के ऊपर कुछ प्रिंट निकालने के लिए 5,000 कॉपीज आई हैं। एक योगा गुरु हैं, लेट सपोज रामदेव बाबा है। रामदेव बाबा ने बोला है कि भैया मैं नई किताब लिख रहा हूँ, ये कंटेंट है कि योगा ऐसे करो, इस आसन में बैठो, नाक से सांस लो, सर से छोड़ दो, ये कंटेंट है मेरा, इसका 5,000 प्रिंट निकाल देना। क्लियर है? कंटेंट ऑफ द बुक जो है वो योगा गुरु ने दे दी है, रामदेव बाबा ने सत्यमेव प्रिंटर्स को दे दिया है। सत्यमेव प्रिंटर्स बोला ठीक है मैं बाजार से पेपर खरीद लाऊंगा, उन पे आपने जो कंटेंट दिया है वो प्रिंट करके आपको दे दूंगा। अब देखो जो प्रिंटिंग सर्विसेज के ऊपर जीएसटी है वो 18% है, और जो पेपर है, बुक है, उसके ऊपर 12% है। अब आप बताइए जीएसटी कौन सा लगेगा? मैंने क्या बोला था? सबसे पहली बात तो कंपोजिट सप्लाई है। दूसरी बात मेन क्या है? मेन है सर वो कंटेंट, मतलब प्रिंटिंग की जो सर्विस है दैट इज मेन सर्विस। तो 18% जीएसटी है वही लगेगा। क्लियर है दोस्तों? स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया, मेरे को यहां तक एक सिंगल परसेंट की भी प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं सर अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली यहां पर आपको एक बार समझा देता हूं पहले। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं एक बार डायरेक्टली आपको यहां पर समझा देता हूं। ये बोल रहा है कि एक शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड, ये बोल रहा है कि एक शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, और वो क्या क्या सर्विस देती है बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो 3 सर्विस दे रही है। वो जो पहली सर्विस देती है दोस्तों,
वो जो पहली सर्विस देती है वो है कि उसके पास में एक्सकेवेटर है। आप एक तरीके से ये समझ लिए जो ड्रिलिंग मशीन होती है ना, या जो जेसीबी टाइप सी होती है ना, वो जेसीबी की खुदाई वुदाई करती हैं, एक्सकेवेटर है। वो रेंट पर देता है, हायर पे देता है, कि लोग आते हैं, जेसीबी ले जाते हैं, और जब उनका काम हो जाता है, जहां खुदाई करनी है वो हो जाती है, वापस दे जाते हैं, और जो भी रेंट लगाए वो दे देते हैं। तो एक तरह से रेंट पे देने की सर्विस देते हैं एक्सकेवेटर को, जेसीबीज। क्लियर है? दूसरा, उस एक्सकेवेटर को चलाने के लिए पर्सन भी देते हैं। जैसे आज मान के चलिए मैंने शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड को बोला कि साहब मेरे को ना अपने ऑफिस में इधर पे कुछ बनवाना है, तो मेरे को कुछ खुदाई करवानी है, जेसीबी एक्सकेवेटर मेरे को भेज दो, 2 घंटे के लिए भेज दो। वो बोला 2 घंटे के 5,000 रुपये। मैंने कहा दे दो। मैंने बोला आदमी और भेज देना, आदमी और भेज देना, चलाएगा कौन इसको? तो बोले कि ठीक है हम पर्सन को भेज देते हैं। मैंने उनसे ये पूछा कि अगर मैं आपसे एक्सकेवेटर, आपकी जेसीबी ना लूं, मैं सिर्फ मेरे पास जेसीबी है, आप मेरे को डायरेक्टली आदमी दे दो। बोला नहीं नहीं नहीं, हम अपना आदमी ऐसे नहीं है ऐसे ही भेज देंगे किसी और की जेसीबी पर चलाने के लिए, नहीं। हम हमारा बंदा सिर्फ तब आएगा जब आप हमारा एक्सकेवेटर लोगे। अगर आप हमारा एक्सकेवेटर हायर कर रहे हो तो ही हमारा बंदा आएगा, तो ही वो सर्विस देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहां पर जो मेन प्रिंसिपल सर्विस है दोस्तों, वो एक्सकेवेटर की सर्विस है, कि हमारा बंदा हमारे ही एक्सकेवेटर के साथ में आएगा। अगर आप उसे अलग से बुलाओगे तो नहीं आएगा, हमारा बंदा एडिशनली आता है हमारे एक्सकेवेटर के साथ में। एक्सकेवेटर मेन प्रिंसिपल है, और ये जो है वो इसके साथ में नेचुरली बंडल्ड है। एक और सर्विस देता है ये शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड, और वो सर्विस क्या है? वो सर्विस है सॉइल टेस्टिंग की। कि बहुत सारे लोग बुलाते हैं कि भैया मेरी जो जमीन है क्या वो सही है, क्या मुझे यहाँ पर इस चीज की खेतीबाड़ी करनी चाहिए, है ना? या भूकंप आ गया तो सीज्मिक एक्टिविटी वो लेकर आते हैं। भूकंप को मापने का एक थर्मामीटर टाइप का होता है ना, सीसोमीटर होता है, वो पढ़ा होगा आपने स्कूल में। तो उससे ये मापा जाता है कि कितना उसमें कितनी तेजी से वो भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, ऑल दैट ऑल दैट। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये तो इंडिपेंडेंट सर्विस है। तो बेसिकली देखा जाए शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड दे तो 3 सर्विस रहा है। एक तो एक्सकेवेटर को हायर पे देने की, मेरे पास जेसीबी है ले जाओ, लेकिन मेरा जेसीबी लेकर जाओगे तो मेरा बंदा आएगा। अच्छा, मेरे बंदे को अलग से बुलाओगे, नहीं आएगा, एक मेरे ही एक्सकेवेटर के साथ में आएगा। तो ये नेचुरली बंडेड है। और एक सॉइल टेस्टिंग की, ये तो हमें ये समझ में आ गया, ये वाली जो सर्विस है वो कंपोजिट सप्लाई है। और और इसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो एक्सकेवेटर की जो जीएसटी रेट है वही इस पर्सन की जीएसटी पर भी लग जाएगा। तो अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहां तक तो देखो यही बोल रहा है शिवाजी ये 3 टाइप की सर्विस देता है। मान के चलो 1 महीने के लिए शिवाजी ने ये सर्विस किसी को दी, तो जो हायर चार्ज था एक्सकेवेटर का वो 18 लाख रुपए लगा। जो बंदा साथ में गया था उसके 20,000 रुपए लगे, 1 महीने की सैलरी उसकी। और सॉइल टेस्टिंग के लिए 2.5 लाख रुपए लगे। टोटल इतना अलग अलग खर्चा आया। क्वेश्चन ये बोलता है कि जो एक्सकेवेटर का जो जीएसटी रेट है वो 12% है, और जो ये सॉइल टेस्टिंग है इसका 18% है। तो अब आप आंसर निकालो, बड़ा ही सिंपल है भाई। देखो 18 लाख रुपए तो 1 महीने के लिए एक्सकेवेटर हायर किया था उसके लगे, प्लस 20,000 वो जो बंदा साथ में गया था उसके लगे, तो 18,20,000 रुपए। कितने? 18,20,000 रुपए। क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है तो पूरे के ऊपर 12% का जीएसटी लग जाएगा। दोनों के ऊपर 12% का जीएसटी लग जाएगा। और ये जो 2.5 लाख है, 2.5 लाख के ऊपर 18% लग जाएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। टोटल 2,63,400। क्लियर है दोस्तों? स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक 100% तरीके से समझ में आ गया, यहां तक सर मेरे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देखिए दोस्तों, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो सब मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों कि एक मिसेस काजल हैं
जयपुर राजस्थान में रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, उन्होंने ये सप्लाई करी हैं, हमें ट्रीटमेंट बताना है जीएसटी के अंदर। पहला, सप्लाई ऑफ लैपटॉप along with the laptop bag to a customer of मुंबई। मुंबई के अंदर कोई कस्टमर है, जयपुर राजस्थान से उन्होंने मुंबई सप्लाई करी लैपटॉप की, साथ में लैपटॉप बैग भी दिया। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब ये बोल रहा है कि देखो लैपटॉप के ऊपर तो 18% का जीएसटी लगता है, लैपटॉप बैग के ऊपर 28% का लगता है। आपको ये बताना है कि ये जो 55,000 है इसके ऊपर कौन सा जीएसटी लगेगा। सबसे पहली बात तो, क्या ये कंपोजिट सप्लाई है? जी हां। अगर आज हम लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो लैपटॉप बैग नेचुरली बंडल्ड है, मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। आज अगर हम लैपटॉप खरीदने आते हैं तो लैपटॉप बैग, और ये तो जयपुर से मुंबई भेज रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये नेचुरली बंडल्ड है। अब इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? क्या कोई कस्टमर ये बोलेगा कि मुझे तो लैपटॉप बैग खरीदना था, वो जो 1,500 रुपए का लैपटॉप बैग है ना वो खरीदना था, उसके लिए मैंने 55,000 का लैपटॉप खरीदा, ऐसा बोलेगा? क्या बोलेगा मेरे को तो मेनली लैपटॉप खरीदना था, लैपटॉप बैग तो उसके साथ में आ गया, मेनली तो मेरे को लैपटॉप खरीदना था। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई है लैपटॉप। तो इस 55,000 के ऊपर जीएसटी कौन सा लगेगा? सर 18 लगेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल सप्लाई है। ठीक है, तो यहां पर हम साथ में लिख रहे हैं सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग जो है लैपटॉप के साथ में वो नेचुरली बंडल्ड है, ये कंपोजिट सप्लाई है, इसलिए 18% का जीएसटी लगेगा जो लैपटॉप का रेट है। चलते हैं आगे सेकंड के ऊपर, सप्लाई ऑफ 10,000 किट्स, 10,000 किट बनाई है, एक किट 50 रुपए की है, टोटल 5 लाख रुपए का माल सप्लाई किया है। राम फैंसी स्टोर, मिसेस काजल ने राम फैंसी स्टोर जो कि कोटा राजस्थान में है उसको 5 लाख रुपए का माल सप्लाई किया, जिस 5 लाख के अंदर 10,000 किट दी गई। क्या था उन किटों के अंदर? हर किट में एक हेयर ऑयल था, एक ब्यूटी सोप था, एक हेयर कॉम था। मुझे ये बताओ दोस्तों, क्या ये कंपोजिट सप्लाई है? क्या ये नेचुरली बंडल्ड है? क्या अगर आप मार्केट में एक ब्यूटी सोप खरीदने जाओगे तो क्या जरूरी है कि आपको उसके साथ में हेयर कॉम और हेयर ऑयल खरीदना पड़ेगा? नहीं। अगर मुझे साबुन खरीदना है तो मुझे तेल और कंघी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं, नेचुरली बंडल्ड नहीं है। ये तो मिसेस काजल ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए एक ऐसा डब्बा तैयार किया जिसमें कंघी डाल दी, तेल डाल दिया, साबुन डाल दिया। ये मिक्स्ड सप्लाई है, ये मिक्स्ड सप्लाई। और हमने पढ़ा था जब मिक्स्ड सप्लाई होती है तो उसमें जो हायर परसेंटेज जीएसटी होती है, जो भी हायर होगी, हाईएस्ट होगी, वो लगती है। तो अब हम एक बार इनकी जीएसटी देख लेते हैं। देखो, हेयर ऑयल के ऊपर 18 है, ब्यूटी सोप के ऊपर 28 28 है, हेयर कॉम पे 12 है, तो विच एवर इज हायर 28%। तो 5 लाख के ऊपर जो जीएसटी लगेगा दोस्तों वो 28% लगेगा, क्योंकि ये मिक्स्ड सप्लाई है, हाईएस्ट टैक्स रेट लग जाएगी। स्टूडेंट बोलता है मेरे को समझ में आ गई कहानी, चलो भैया आगे। ये बोल रहा है 100 किट्स और दी मिसेस काजल ने, लेकिन वो फ्री ऑफ गिफ्ट दी है। किसको? कुछ कस्टमर्स को, मिसेस काजल के कुछ कस्टमर्स हैं, उसको उसने 100 किट दी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी। अच्छा, वो कस्टमर अनरिलेटेड है, एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ऊपर से काजल ने ये जो किट्स, ये जो सामान है, इनके ऊपर जब जीएसटी पे करा था उसका आईटीसी नहीं लिया है। याद कीजिए दोस्तों, हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि विदाउट कंसीडरेशन अगर सप्लाई की जाती है तो वो सप्लाई नहीं मानी जाती, विदाउट कंसीडरेशन नहीं मानी जाती। पर उसके एक्सेप्शंस दोस्तों हम लोगों ने पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था, या तो रिलेटेड पर्सन को अगर दिया जा रहा है तो चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट है, रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को। क्वेश्चन बोल रहा है नहीं भैया अनरिलेटेड है, क्वेश्चन ने क्लियरली आपको बोला है देखो अनरिलेटेड है सब के सब। तो दूसरा एक्सेप्शन इसका आ जाता है, अगर आप उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर चुके हो तो भी आपको
चाहे विदाउट कंसीडरेशन है, सप्लाई मान के जीएसटी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं किया, तो इसका मतलब है ये सप्लाई नहीं है। हम यहाँ पर इसको नील लिख देंगे, हम बोलेंगे ये सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट बोलता है इजी है, इजी है, चलो भैया आगे आ जाओ आगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बोलता है इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हर ब्रदर। मिसेस काजल ने अपने भाई, और वो भाई इसके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है, कंप्लीटली डिपेंडेंट है, उसको उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी है। जी हाँ, बिल्कुल टैक्सेबल है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, पर अगर रिलेटेड पर्सन को दी जा रही है, पर अगर रिलेटेड पर्सन को दी जा रही है जो कि फुल्ली डिपेंडेंट है आपके ऊपर, बिजनेस पर्पस में दी जा रही है, तो ये बिल्कुल टैक्सेबल होगा। तो इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज यहां पर क्या टैक्स रेट दी हुई है, 5% की दी हुई है, तो यहां पर 5% का टैक्स लग जाएगा 80,000 पे। चलते हैं नेक्स्ट। ये बोल रहा है 1400 चेयर्स एंड 100 कूलर्स हायर्ड आउट टू फंक्शन गार्डन अजमेर राजस्थान। तो मिसेस काजल ने अजमेर के अंदर किसी को 1400 चेयर और 100 कूलर की रेंट पर दिए हैं। 1400 तो चेयर्स दिए और 100 कूलर्स दिए हैं। मिसेस काजल जो है वो, उन्होंने इन चेयर्स को, कूलर्स को अजमेर वाले के पास में पहुंचाया भी है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। हालांकि काजल, ये ट्रांसपोर्टेशन का नॉर्मल उसका बिजनेस नहीं है। अरे भाई, आज अगर आपका घर में फंक्शन है और आप किसी से मान लो वो लेकर आते हो कि भैया मेरे को बर्तन दे दो, मेरे को ये दे दो, वो दे दो, बहुत सारी चीजें हम लेकर आते हैं, तो वही तो हमको ट्रांसपोर्ट कराता है और वही उठाकर लेकर जाता है, हम तो पैसे देते हैं। अगर आप चेयर, टेबल, कूलर, एसी, बर्तन, ये अगर आप हायर पे देते हो, रेंट पे देते हो, तो ये आपकी तो जिम्मेदारी है कि वो ट्रांसपोर्ट भी तो आपको ही दिलवाना पड़ेगा, और वहां से लोड करके वापस भी तो अपनी दुकान पे आपको मंगवाना है। हम तो पैसे दे देंगे बस आपको, हम तो बस आपको पैसे दे देंगे। तो ये कंपोजिट सप्लाई है बाबू, ये कंपोजिट सप्लाई है बाबू। और इसमें मेन क्या है? मेन है चेयर कूलर। ट्रांसपोर्ट सर्विस मेन नहीं है। हमें ये थोड़ी है कि तुम ट्रांसपोर्ट तुम किसी और से करवाओ, हमें लेना देना नहीं है। हमें तो चेयर कूलर हमारे जो वेन्यू है वहां पर भेज दो। तो कंपोजिट सप्लाई है, तो प्रिंसिपल सप्लाई चेयर कूलर है, उसका टैक्स रेट लग जाएगा 12%। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मेरे को बात 500% तरीके से समझ में आ गई। और दोस्तों, यहां पर आपके कंपोजिट मिक्स सप्लाई से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो 500% तरीके से कंप्लीट होते हैं। 500% तरीके से दोस्तों यहां पर कंप्लीट होता है। हमने सभी क्वेश्चंस यहां पर कंप्लीट कर लिए, सर्कुलर पूरे पढ़ लिए, चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो दोस्तों, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, एंजॉय करो।